जीजा जी, मैं साक्षी को अपने घर पर खाने पे बुलाना चाह रही थी। उसकी शादी को अब 8 महीने बीत चुके हैं, पर अब तक उसका वो प्रणव का भोज मैं नहीं कर पाई। प्रतिमा वीरेंद्र जी से फोन पर बात कर रही थी। इसमें तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं है प्रतिमा। वे दोनों व्यस्त ही हैं। उनके ससुराल में इतने लोग हैं कि मायके वालों की बारी ही नहीं आ पा रही। साक्षी की माँ जल्द ही दुनिया को अलविदा कह गई थी। वीरेंद्र जी ने अकेले ही उसका पालन पोषण किया था। प्रतिमा मौसी शहर में ही थी, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। साक्षी को जो भी मिलता वो यही कहता कि बेटी हो तो साक्षी की जैसी। पढ़ाई में अव्वल रहने के बाद साक्षी एक यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता बनी ही थी कि उसका रिश्ता पक्का हो गया और चट मांगनी और पट ब्याह हो भी गया। लाडली भांजे के लिए प्रतिमा ने उसकी पसंद का खाना आज बनवाया था। कढ़ी चावल, भरवा बैंगन, मावे वाली सेवई और भी बहुत कुछ। जैसे ही प्रणव आया, प्रतिमा मौसी ने पूछा, अरे प्रणव बेटा, आपकी मम्मी नहीं आई? मैंने तो उन्हें भी बुलाया था। साक्षी और प्रणव को अकेले देखकर प्रतिमा बोली, बस यूं ही। प्रणव का संक्षिप्त सा उत्तर सुनकर प्रतिमा चुप रह गई। शादी से पहले प्रणव मिलता तो खूब हंसी मजाक करता, लेकिन आज वो बहुत चुप था। साक्षी भी उदास थी। उसकी खिलखिलाती हंसी और चुलबुलापन मानो खो सा गया था। शादी के पहले साक्षी जब भी अपने पसंदीदा पकवान देखती तो ललचाती नजर को रोक पाना उसे मुश्किल हो जाता था। वही आज खाने की टेबल पर चुपचाप बैठी साक्षी मुझे अलग ही लग रही थी। प्रतिमा ही आगे बढ़कर खाना परोसती रही। साक्षी को देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो तितली के पंख बदन से चिपक गए और उड़ने में वो असमर्थ हो। कहाँ वो बात बात पर किलकिलाने वाली साक्षी जिसके ठाकों से घर गुलजार रहा करता था, और कहाँ ये साक्षी जो मौसी के घर में सकुचाई सी बैठी हुई थी। प्रतिमा ने चुप्पी तोड़ी, तो साक्षी तुम कब से कॉलेज ज्वाइन कर रही हो? अब तो काफी समय हो चुका है छुट्टी पर। सवाल पूरा हो पाता इससे पहले ही साक्षी ने आंख के इशारे से उसे चुप करा दिया। खाना खाकर जल्दी ही दोनों चले गए। प्रतिमा इस मुलाकात से संतुष्ट नहीं थी। वो साक्षी से अकेले में बात करना चाह रही थी ताकि शंका को वो दूर कर सके। साक्षी को फोन करती तो कोई ना कोई उसके पास हमेशा रहता। जब भी फोन करो, साक्षी दो चार वाक्य बोलकर तुरंत सास को फोन थमा देती थी, ये कहते हुए कि मौसी लो, मम्मी जी से बात कर लो। प्रतिमा ने एक बार फिर प्रयास किया। इस बार साक्षी ने बताया कि उसकी सास मंदिर गई हुई है। प्रतिमा की हिचक खुली तो खुलकर पूछ बैठी, साक्षी उस दिन लंच पर तुम इतनी अनबनी क्यों थी? कॉलेज का नाम लेते ही तुमने मुझे चुप भी करा दिया था। सच सच बताओ बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। साक्षी बात टालना चाह रही थी, मगर प्रतिमा के बहुत कुरेदने पर बोली, मौसी मैं कॉलेज ही जाने लगी थी, मगर पहले ही दिन जब कॉलेज से लौटी तो घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था। मम्मी जी इसलिए नाराज थी कि मैंने उनसे क्यों नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि बहू नौकरी करने बाहर निकले। वो जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक चुकी है और चाहती है कि बहू घर को संभाले। मम्मी की बात पर प्रणव ने मुझे सख्ती से कहा कि मैं कॉलेज जाना बंद कर दूं, क्योंकि वो माँ को उदास नहीं देखना चाहते। साक्षी की आवाज में गुस्सा, शोक और हताशा थी। प्रतिमा ने तुरंत वीरेंद्र जी को फोन लगाया और कहा, जीजा जी जरा साक्षी का हालचाल ले लीजिए, बच्ची कुछ उदासी लग रही है। चाहे तो प्रणव को समझा सकते हैं। देखो प्रतिमा, मैं प्रणव को सीधे सीधे कुछ नहीं कह सकता। कुछ कहूं तो उससे अपनी बात नहीं मनवा सकता। आखिर वो दामाद है हमारा। वीरेंद्र जी बोले। अगले हफ्ते में ही साक्षी अचानक से घर पे आ गई। सब अवाक से रह गए। आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। लग रहा था जैसे शादी ने मायके के साथ उसका मन हल्का करने की आजादी भी उससे छीन ली थी। पापा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझ में ही कोई कमी रह गई। आज मैं इस बात पर गर्व करती थी कि माँ के न होते हुए भी पापा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन शादी के बाद मुझे लगने लगा है कि आप और मैं हम दोनों फेल हो गए हैं। सुबह हुए साक्षी बोली। उसका मन चाह रहा था कि घड़ी को उल्टा घुमा दे, जिंदगी को रिवाइंड करके वापस लौट जाए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। शादी महज एक सपना था। नींद खुलने पर वो पापा के साथ थी। पापा का बरगद सा साया जिसमें वो हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी, और उनका प्रोत्साहन जो हमेशा उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करता था। साक्षी को हताश देखकर वीरेंद्र जी हतप्रभ हो गए। उनकी संस्कारी, प्रतिभाशाली, आत्मविश्वास से भरपूर बेटी इतनी निराश भरी बातें कर रही थी कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। शादी के तुरंत बाद ही साक्षी की सास ने उससे परिपक्व गृहिणी की अपेक्षा शुरू कर दी थी। हर नई लड़की को गृहस्थ जमाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मायके की देहरी लांघते ही अनुभव की पोटली तो हाथ नहीं लगती, मगर साक्षी की सास को ये सब कुछ नहीं पता था। वो चाहती थी कि साक्षी सारे काम कुशलता से करे,
जिस तरह वो खुद संभालती है। वो अक्सर ताने देती थी, सास वो जो सास ना आने दे। हमारे जमाने में तो बहुएं सासों को जमीन पर पाँव तक नहीं रखने देती थी, और आजकल की लड़कियां, साक्षी इस दबाव में घर के सारे काम खुद पर नहीं ओढ़ना चाहती थी। वो पढ़ी लिखी और काबिल लड़की थी, आत्मनिर्भर थी। कभी ना कभी उसे नौकरी तो करनी होगी, इसलिए वो चाहती थी कि घर के कामकाज के लिए वो एक हेल्पर रख दे, ताकि सास को भी परेशानी ना हो। लेकिन उसके साथ जरा भी तैयार नहीं थी। डोमेस्टिक हेल्प की बात सुनते ही वो नाक से कोड़ने लगती थी। साक्षी रोते हुए पापा को बता रही थी, नहीं जानती थी कि पापा बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता था मम्मी प्रणव से क्या कहती है, लेकिन प्रणव ने मेरे हाथों से खाना तक लेना भी बंद कर दिया है। डाइनिंग टेबल पर मम्मी के परोसने पर ही खाते हैं या खुद खाना ले लेते हैं। घर में मुझसे कोई बात भी नहीं करता है। मैं जब भी कमरे में होती हूँ तो वो उठकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। मैं अगर प्रणव से बात करना चाहूँ तो वो कहते हैं कि उन्हें न्यूज़ देखनी है। एक दिन मैंने गुस्से से उन्हें कहा दिया कि क्या मेरी कोई महत्व नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है? उन्होंने सीधा जवाब दिया, नहीं। मैं कोई सामान खरीद कर लाऊं, शादी में मिले तोहफे इस्तेमाल कर लूं या घर की सेटिंग चेंज करने की कोशिश करूं, तो मम्मी मुंह फुला लेती है। पहले मैं प्रणव से ऑफिस के लौटने तक सारे काम निपटा लेती थी ताकि हम साथ में समय बिता सके, लेकिन तब भी मम्मी पास आकर बैठ जाती और मैं प्रणव से बात नहीं कर पाती थी। मम्मी जानबूझकर प्रणव के आते समय कोई काम शुरू कर देती थी और वो नाराज होकर कहने लगते कि क्या मैं उनकी हेल्प नहीं करती। उन्हें लगता था कि मैं जानबूझकर मम्मी को परेशान करती हूँ और काम नहीं करना चाहती। साक्षी का सब्र का बांध टूट चुका था और उसके आंसुओं का गुबार थम ही नहीं रहा था। मम्मी का कहना है कि मेरी माँ होती तो मुझे अच्छे संस्कार मिलते, मुझे ससुराल में निभाना सिखाती। बिन माँ की बहू लाकर उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। प्रतिमा और वीरेंद्र बड़ी दुविधा में थे। ज्यादा दिन तक मायके में ठहरना भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन वो इस हाल में साक्षी को ससुराल भी तो नहीं भेज सकते थे। जे हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब हम साक्षी के घर गए और प्रणव हमारे साथ बैठा भी नहीं। याद है कैसे वो किसी के घर जाने की बात करके उठकर चला गया? प्रतिमा ने याद दिलाया। मैंने साक्षी से बात की है प्रतिमा। वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। वीरेंद्र जी ने कहा तो प्रतिमा बोली, ये तो मैं जानती हूँ, साक्षी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब कोई जानबूझकर बुरा खोजने लगे तो क्या किया जाए? हमारी बच्ची का स्वाभिमान ही तोड़ दिया उन लोगों ने। साक्षी विनम्र है लेकिन स्वाभिमानी भी है। कभी किसी की ऊंची आवाज, गलत व्यवहार या एटीट्यूड वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर शादी निभाने के लिए अब कितना कुछ सहन कर रही है। एक वे लोग हैं जो उसकी स्थिति नहीं समझ रहे। प्रतिमा के स्वर में रोष था। रिश्ता बनाया है तो निभाना भी चाहिए। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सबकी नाजायज बातें भी सहन करती जाए। वैसे इसका इलाज मेरी समझ में आ रहा है। वीरेंद्र किसी नतीजे पर पहुंच चुके थे। आज साक्षी अपनी बेटी का दूसरा जन्मदिन मना रही है। सभी लोग खुश हैं। प्रणव, सासू माँ, ससुर, पापा और मौसी। पार्टी चल रही है और पार्टी के बाद पापा और मौसी को विदा करके साक्षी घर में बिखरा सामान समेटते हुए अतीत की यादें भी समेटने लगी। कितनी समझदारी से पापा ने उसकी गृहस्थी को संभाल दिया था। उसे याद दिलाया था, बेटा मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें अभी समझनी होगी कि अक्सर माओ को बेटों की शादी करते ही असुरक्षा की भावना महसूस होती है। उन्हें ये चिंता सताने लगती है कि कहीं उनका बेटा उनसे दूर ना हो जाए। पापा की बात सुनकर साक्षी को याद आ गई वो पहली शाम जब प्रणव उसके मायके मिलवाने ले गए थे। दोनों पहली बार घर से अकेले निकले थे। सो घर से लौटते समय प्रणव ने उसे अपने पसंदीदा आइसक्रीम पार्लर में ले गया था। नई शादी का उत्साह। घर लौटते हुए थोड़ी सी देर हो गई। उस दिन तो सास का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बीवी को घुमाने फिराने में माँ को भी भूल गया प्रणव। तुमको ये भी याद नहीं रहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना खाना तक नहीं खाती। उस दिन के बाद प्रणव ने देर रात तक कार्यक्रम कभी नहीं बनाया। साक्षी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि माँ जरा सी बात पर इतना नाराज क्यों हो रही थी। पापा ने ही समझाया, देखो बेटा, जिस माँ ने बेटे को इतने साल तक पाला पोसा, उसे बहू के आने से थोड़ी सी तो असुरक्षितता महसूस होगी। उसे लगता है कि बहू के आने से उसका महत्व कम हो जाएगा और बेटा बहू के आसपास ही घूमेगा। सास ये तो चाहती है कि बहू के आते ही सारी जिम्मेदारी संभाल ले ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन डरती भी है कि कहीं रसोई घर पर बहू का ही अधिकार न जम जाए, क्योंकि जिंदगी भर रसोई पर उनका अधिकार रहा है। अब यदि प्रणव तुम्हारी प्रशंसा करेगा या तुम्हारे हाथ के बने खाने की तारीफ करेगा तो उनकी असुरक्षितता जरूर बढ़ जाएगी। जाने अनजाने में वो तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेगी। तो क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा पापा?
साक्षी ने निराश होते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं बेटा, तुम आज के जमाने की समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हो। पुरानी सीख है, यदि शांति चाहते हैं तो कभी दूसरों के बदलने की अपेक्षा मत रखो, खुद को ही बदलो। जैसे कंकड़ से पैर घायल न हो जाए इसके लिए हम जूते पहनते हैं, पूरी धरती पर कारपेट तो नहीं बिछा देते। बिल्कुल उसी तरह तुम्हें भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। एक सरल लेकिन धैर्य वाला उपाय है मेरे पास। एक धैर्य ही वो औजार है जो सामने वाले पर बिना वार किए हमें जीत की ओर बढ़ा देता है। धैर्य व प्रयास से ही हम जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। कहते हैं वीरेंद्र जी ने साक्षी के हाथ में एक कागज थमाया जिसमें हरिवंश राय बच्चन की कविता थी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाकई पापा के सिखाए पाठ ने साक्षी के जीवन में बहुत बड़ा असर डाला था। अगले दिन वीरेंद्र जी साक्षी को लेकर उसके ससुराल में पहुंचे। सास का मूड खराब ही था, लिहाजा वीरेंद्र जी ने बात शुरू की। देखिए, प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए। साक्षी बिना माँ की बच्ची है, दुनियादारी नहीं जानती। आप जैसे उसे समझाएंगी वो समझ जाएगी, जो भी कहेगी वो मान जाएगी। आप जैसे चाहे उसे रखिए, ये आपकी ही बेटी है। अरे नहीं भाई साहब, शायद हमसे ही कोई गलती हो गई तो साक्षी नई गृहस्थी छोड़कर मायके चली गई। आखिर किस चीज की कमी है उसे यहाँ? अब क्या हम आपके लड़की के मूड के हिसाब से जीने लगेंगे? सास समझौते के पक्ष में ही नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। साक्षी ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। आगे से ऐसा कभी नहीं हो गया। आप जो भी कहोगी मैं उसे मान लूंगी। वीरेंद्र जी ने फिर से बात संभलने की कोशिश की। मेरी विनती है आपसे, हो सकता है मुझसे परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो, मैं उसे अच्छे संस्कार ही नहीं दे पाया। माँ होती तो शायद बेहतर सिखा पाती, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आइंदा वो कोई गलती नहीं करेगी। पापा की समझदारी भरी बातें काम कर गई। सास का अहम तुष्ट हुआ। उन्हें उनकी जिम्मेदारी समझाकर पापा ने उनका आधा डर ही खत्म कर दिया था और वो थोड़ा पिघल गई। साक्षी ने सास की बातें मानना शुरू कर दिया था। कोई भी अच्छी बात होती तो वो सास को श्रेय देती, बुरा लगता तो हंसकर टाल देती। धीरे धीरे धैर्य रंग लाया और स्थितियां बदलने लगी। 3 साल बीत गए हैं। आलम यह है कि सास ही नहीं, प्रणव भी हर काम साक्षी से पूछकर ही करते हैं। बिना मांगे ही पूरी गृहस्थी साक्षी के हाथों में आ गई है। यही नहीं, वो अभी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।